केजरीवाल और एलजी की मुलाकात कल शाम 4:30 बजे होगी। इस वक्त की बड़ी खबर है, ये मुलाकात होगी 4:30 बजे। केजरीवाल कल इस्तीफा दे सकते हैं। एलजी से कल उनकी 4:30 बजे शाम को मुलाकात होना तय हुई है। तो हम दिल्ली पे बात कर रहे हैं, हरियाणा पर भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले दिल्ली पर एक कमेंट अकु श्रीवास्तव जी से मैं जरूर लेना चाहूंगा। अकु जी, दिल्ली की राजनीति में केजरीवाल इस्तीफा न दें तो राजनीति, दे दें तो राजनीति, तो ये राजनीति कर कौन रहा है? बीजेपी कर रही है या आम आदमी पार्टी कर रही है? मतलब केजरीवाल कर रहे हैं? हम आप नहीं कर रहे हैं, बाकी सब लोग कर रहे हैं। है यही कि राजनीति के तहत एक सिंपैथी वोट पाने की कोशिश होती है और वो इस्तीफे के साथ साथ उसको और बढ़ाया गया है। अब बाद में भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से ही कहेगी कि साहब 2 दिन का टाइम क्यों लिया, तो वो केजरीवाल का अपनी स्ट्रेटजी है। वो जानते हैं खबरों में बना रहना कैसे जाया जाता है, कैसे चर्चा की जाती है। आज पिछले 48 घंटे हो जाएंगे कल जब वो सिर्फ और सिर्फ टीवी पे केजरीवाल नज़र आ रहे हैं। क्यों नज़र आ रहे हैं? तो ये उनकी सफलता है। अब आप उनकी भारतीय जनता पार्टी उनकी सफलता को विफलता कैसे बनाएगी, उसका काम है करना। हमारा काम ये है कि हम इसको देखें कि वो सही दिशा में राजनीति जा रही है, नहीं जा रही है। मुझे लगता है कि इसमें अभी ये कोर्ट का फैसला आने से पहले अकु जी हम कैसे तय कर लेंगे? किसको? कोर्ट का फैसला आने से पहले कैसे सवाल ही नहीं उठता, सवाल ही नहीं केजरीवाल की राजनीति सही दिशा में जा रही है? जनता के ऊपर अगर छोड़ दिया जाए तो फिर बनाना राज्य में क्या अंतर हो जाएगा? फिर तो हैदराबाद में भी जिन लोगों ने 5 आतंकियों को मार दिया या जो रेपिस्ट थे लोग मार दिए, तो ठीक है, बहुत बढ़िया है। तो कुछ दिन बाद अगर कोई कोर्ट में, तो कोर्ट के ऊपर भी कह रहा हूँ, कोर्ट जिस तरीके से ऑब्जर्वेशन देती है, जिस तरीके से फैसला करती है, वो बड़ा अजीबोगरीब हो जाएगा। हमें डर यही है कि कहीं आम आदमी जो है वो हथियार हाथ में ना ले ले, और वो आप बचाने के लिए भला कोर्ट मान सम्मान, कोर्ट ने बड़ा अच्छा, कोर्ट ने बड़ा बुरा, लेकिन अगर कोर्ट फैसले अपने तेज़ी से नहीं करेगी, सम्यक नहीं करेगी, सुनकर के नहीं करेगी, ठीक से नहीं करेगी, तो ये आपत्तियां हमेशा होती रहेंगी। और लोग फिर जो है, अगर एक रेपिस्ट के लिए आप तमाम ज्ञान की बातें बांटे कि नहीं जमानत तो हक है, तो ले लीजिएगा, फिर कुछ दिन और ऐसी राजनीति कर लीजिए। बाद में लोग ही वही करेंगे जो अभी भी कई जगह पर रेपिस्ट के साथ व्यवहार किया जाता है, या जो सांप्रदायिक बात करते हैं उनके साथ व्यवहार किया जाता है। बहुत खराब दिन हो सकते हैं अगर न्यायिक प्रक्रिया ने बहुत अपने आप को नहीं संभाला, राजनेताओं ने नहीं संभाला, तो देश की स्थिति खराब होगी। मेरा तो यही मानना है। बिल्कुल सही मानना है आपका, मेरा भी यही मानना है। चलिए हरियाणा पर लौटते हैं और फिर आम आदमी पार्टी पर आएंगे, फिर दिल्ली पर लौटेंगे, रीना जी का रुख करेंगे। लेकिन उससे पहले आज मैं बता दूं, कांग्रेस हमारे साथ नहीं है, कांग्रेस ने अपना प्रवक्ता इस डिबेट के लिए नहीं दिया है, लेकिन नलिन हुड्डा साहब हमारे साथ हैं जेजेपी से। हरियाणा में क्या हो रहा है सर? ये हरियाणा में किस तरीके की कलह हो रही है? 3 दावेदार हैं, बीजेपी के भी और साथ में कांग्रेस के भी। देखिए, हरियाणा की जो राजनीति आज की तिथि के अनुसार जो हरियाणा की राजनीति चल रही है, कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस में नेता हिसाब मांगने की यात्रा लेके निकले हैं, लेकिन आज तक उन्होंने ईडी को अपना हिसाब देना जरूरी नहीं समझा। 10 साल का उनका कार्यकाल, और 10 साल के कार्यकाल में लगभग 24 से 25 हजार जो एकड़ सीएलयू किया गया, और उससे पूर्व 23 सालों में किसी सीएम ने 5,5500 से ज्यादा के सीएलयू नहीं करे। ये हिसाब कांग्रेस किसी को नहीं देगी, तो सिर्फ और सिर्फ जनता को मूर्ख बनाने की ये यात्रा इन्होंने शुरू करी हुई है। और दूसरी तरफ बीजेपी है जो टोटली कंफ्यूज पॉलिटिक्स में नजर आ रही है। आज हरियाणा के अंदर लोगों को यह समझ नहीं आ रहा कि प्रदेश की बागडोर असल में है किसके हाथ में। क्या वो मनोहर लाल खट्टर जी उसको संचालित कर रहे हैं या नायब सिंह सैनी जी संचालित कर रहे हैं? पिछले 7 से 8 दिनों में लगभग 250 से अधिक इनके इस्तीफे आ चुके हैं, और ऐसे नेताओं के जिन्होंने अपने खून पसीने से पार्टी को सींचा, और आज वही लोग निर्दलीय चुनाव लड़ने की ताल ठोक चुके हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और सीटों को खराब करने जा रहे हैं। ये जो मैनेजमेंट है बीजेपी की, कांग्रेस की, कहीं ना कहीं आज हरियाणा प्रदेश को ये लगने लग गया है कि ये चुनाव 2024 का हरियाणा का एक मैच फिक्सिंग के तहत लड़ा जा रहा है, एक मैच फिक्स चुनाव है। और मैं बड़े पुख्ता उदाहरणों के साथ इसको मैं प्रूव करना चाहूंगा। आज आप देखेंगे कुछ घंटों पहले सिरसा विधानसभा सीट के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ने अपना नामांकन वापस ले लिया।
2 दिन पहले गोपाल कांडा जो सिरसा से निर्दलीय उम्मीदवार हैं, उन्होंने कहा कि मुझे भारतीय जनता पार्टी भी, मुझे अभय सिंह जी की लोकदल भी, मुझे बसपा भी, मुझे सब लोग समर्थन करके अपना उम्मीदवार घोषित करेंगे। और आज वही हुआ। आज आखिरी दिन था नॉमिनेशन वापस लेने का। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ने अपना नामांकन वापस लिया और वापस लेने के साथ ही गोपाल कांडा को समर्थित उम्मीदवार के तौर पे इन्होंने अनाउंस करा। अब इसी तरह कांग्रेस का देखिए, कांग्रेस की और बीजेपी की कहीं ना कहीं जो आपसी साठगांठ है वो भी इस चुनाव में नजर आती है, जहां पर फरीदाबाद जैसे जिले के अंदर चाहे बल्लभगढ़ सीट है, चाहे तिगांव सीट है, मजबूत तो बीजेपी नहीं करेगी लोकसभा चुनाव में कि 50-50 कर दिया, 5 सीट उधर दे दी। मैं लाता हूं सिद्धार्थ। देखिए ये बात तय है कि किस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आज एक तरह से बीजेपी की बी टीम के तौर पे हरियाणा में काम कर रहे हैं, ये किसी से छुपी नहीं है। आज अगर इन सीटों को सैक्रिफाइस कर दिया जाता है, मजबूत उम्मीदवारों की टिकट काट के ऐसे उम्मीदवारों को दे दी जाती है जिनको कोई जानता भी नहीं, और धरातल पे जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनकी ये शिकायत आती है कि भैया कांग्रेस ने तो ये सीटें कहीं ना कहीं परोस दी बीजेपी को। तो इसका आप मतलब खुद निकाल सकते हैं, यहां सब लोग समझदार हैं। बिल्कुल। और ये जो मैच फिक्सिंग है, ये जो कहीं ना कहीं जो ये एक दूसरे को जो थाली में परोस के जो सीटें दी जा रही हैं, ये किसके लिए हो रही हैं, किस लिए हो रही हैं, ये मुझे ऐसा लगता है कि शायद जेल के डर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने बीजेपी को कुछ तोहफे दिए और बदले में कुछ तोहफे उनसे लिए। तो हरियाणा का चुनाव आज की तारीख में तो मैच फिक्सिंग चुनाव है। मैच फिक्सिंग। जी न्यूज़।